नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल। अभी तक मैंने क्लासिफिकेशन की थ्योरी, जो भी थ्योरी से क्वेश्चन बनते थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये जो वीडियो हमने मैराथन दी है, मेगा मैराथन दी है, जिसमें मैंने सारे इंक्लूड किए हैं क्लासिफिकेशन थ्योरी के क्वेश्चन। अब ये जो दूसरा हमारा पेपर है वो है क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, जो हमारे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, चाहे डीडीसी का हो, चाहे यूडीसी का, चाहे ट्रिपल सी का, चाहे सीसी का। तो उसमें क्या है कि उसमें जो प्रैक्टिकल किस तरीके से हम करते हैं, प्रैक्टिकल में जैसे हम अपना टाइटल कैसे बनाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से लिखा जाता है, क्या कोई वर्क होता है उसका, तो वो सारे किसमें इंक्लूड होंगे, इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या है हमारा कि सीसी में कॉलन क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण है। यानी जो कॉलन क्लासिफिकेशन हम सीसी में बनाते हैं अपना नंबर, तो वो कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आपका जो क्लास नंबर है, क्लासिफिकेशन का नंबर क्या हो जाएगा, तो क्लासिफिकेशन का नंबर 51 है ना। और जो हमारा 19 जो कॉलन क्लासिफिकेशन की ईयर क्या है, तो 1933। ठीक है, तो आप लोग पहले देखिए जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो हमारा लाइब्रेरी साइंस का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कोलन लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, H1 N2 और उसके बाद N3। तो N3 तो ये तो ईयर वगैरह हो गई उसकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में पढ़े, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में। ठीक है, बाइलिंगुअल है पेपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डीडीसी के 19वें जो हमारा एडिशन है प्रकाशित हुआ था, यानी डीडीसी के 19वां संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, 1978 में कि 1979 में कि 1991 में कि 1992 में। तो आप लोगों को पता है कि जो 19वां एडिशन कब आया था, 1979 में। 1979 में डीडीसी का 19वां संस्करण आया था। अब देखिए 19वें संस्करण में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमारा डीडीसी है, ठीक है, जो डीडीसी है, डीडीसी का जो 19वां एडिशन है, डीडीसी का जो 19वां एडिशन है, 19वें एडिशन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। ठीक है, 18 से लेकर 18 से, अगर पूछा जाए कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, सॉरी, जो डीडीसी है, डीडीसी में जो 19वां एडिशन उसमें कितनी वॉल्यूम है, तो 18 से लेकर 19 तक कितनी वॉल्यूम है, तो 3 वॉल्यूम है। ठीक है, 3 वॉल्यूम है। अब देखिए इसमें जो 3 टेबल है, वो कौन कौन सी वॉल्यूम है, तो फर्स्ट वॉल्यूम कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वॉल्यूम हो जाएगी हमारी टेबल, दूसरी शेड्यूल, और तीसरी क्या हो जाएगी, इंडेक्स। ये क्या है, हमारी 3 टेबलें हैं जो हमारा 19 एडिशन था डीडीसी का, उसमें। तो इसमें कौन सा, पहला हमारा टेबल हो गया, दूसरा शेड्यूल, तीसरा क्या हमारा, इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोलन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, इसका जो छठा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1958 में, यानी 1958 में, 1969 में, 1962 में या 1960 में। तो जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो छठा एडिशन था 1960 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद रिप्रिंट हुआ 1963 में, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, जो कोलन क्लासिफिकेशन है, जो हमारा जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन जो 1960 में छठा एडिशन का, यानी जो इसका छठवां एडिशन था, किसका था, कोलन क्लासिफिकेशन का, कब प्रकाशित हुआ, तो 1960 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रीली ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम। ठीक है, ये क्या है इसका
जो हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन है, जो हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन है उसको कितने भागों में, तो 3 भागों में अगर पूछा जा सकता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन को 3 भाग कौन कौन से, तो पहला हमारा क्या था, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, जो पहला वाला था वो किसमें था, तो फर्स्ट, 2 और 3, ये क्या हमारे अपरिवर्तनीय। ठीक है, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय क्या है हमारे, जो हमारे अपरिवर्तनीय जो पक्षात्मक वर्गीकरण कौन सा है हमारा, तो 1 2 3। ठीक है, पक्षात्मक वर्गीकरण। ठीक है, ये क्या हमारे 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद जो हमारा आता है 4 से लेकर 4 5 और 6, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे, जैसे इसमें देखिए, इसमें लगभग पक्षात्मक, इसमें क्या आ जाएगा, लगभग पक्षात्मक। ठीक है, लगभग पक्षात्मक किसमें आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा जो छठा, जो 4 से लेकर 6 तक एडिशन आए थे वो। उसके बाद जो 7वां एडिशन आया था, जो कॉलन क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन आया था, 7वां एडिशन जो फुली आया था उसे क्या बोलते हैं, फ्री फ्री फेस्टेड। ठीक है, जो हमारा क्या था, फ्री था, मतलब जिसमें किसी प्रकार के हम सिंबल यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे सिंबल दिए गए थे 74 सिंबल दिए गए थे, किसमें दिए गए थे, तो हमारे 7th एडिशन में। ठीक है, यानी मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। ठीक है, ये क्या हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के एडिशन है। पहला हमारा देखिए, अगर पूछा जाए कि जो कोलन क्लासिफिकेशन के 3 कौन से एडिशन जो अपरिवर्तनीय है, तो हमारे कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद जो 4 से लेकर 6 तक कौन से हमारे लगभग पक्षात्मक, और जो हमारा मुक्त पक्षात्मक है वो कौन सा हमारा 7th एडिशन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा इसमें जो 6th एडिशन दिया गया था, कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन दिया गया था, इसी में क्या किया गया था, जो स्पेस और जो टी वाला था ना, टी वाला टाइम वाला, इसमें टाइम को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, तो इसमें द्वितीय स्तर प्रदान किए गए थे, किसमें दिए गए थे, तो जो हमारा जो छठा एडिशन था उसमें। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है जो 6th एडिशन था, इसमें एक हमारा ईपीसीआई, ईपीसीआई का मतलब क्या, एनर्जी प्रेशराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जो एनर्जी प्रेशराइजिंग कॉमन आइसोलेट, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये किसमें दिया था, जो 6th एडिशन था, कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था, इसमें ये दिया गया था, जो S2 और T2 को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी जो हमारा स्पेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, और एक हमारा टाइम को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। इसी तरीके से जो ईपीसीआई एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट किसमें दिया गया था, जो 6th एडिशन था उसमें दिया गया था। ठीक है, एक और आता है कि जो 6th एडिशन था उसको किसने पब्लिश किया था, तो जो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलुरु के द्वारा लिख देते हैं। जो 6th एडिशन था किसके द्वारा प्रिंट किया गया, तो शारदा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलुरु। ये क्या थे हमारे, जो 6th एडिशन था किसके द्वारा पब्लिश किया गया, यानी किसके द्वारा तो पब्लिश किया गया, किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, हमारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस का जो बेंगलुरु में हुआ था उसके द्वारा। ठीक है, जो 6th एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा, जो देखिए ये तो हमारा 6th एडिशन था, एक आया था हमारा जो रिप्रिंट यानी रिवाइज्ड एडिशन, जो 6th एडिशन का जो रिवाइज्ड अगर पूछा जाए
जो रिवाइज्ड एडिशन है उसमें क्या क्या संशोधन हुए, उसमें क्या क्या सिंबल की यूज हुआ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो उसको बनाने में तो देखिए जो 6th एडिशन था कब आया था 1963 में, जो कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th रिवाइज्ड एडिशन आया था वो कब आया था 1963 में आया था, ठीक है। और जो आया था एडिशन उसको जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, इन्होंने अपने गुरु जो एडवर्ड वी रोस जो थे उनके मैथ के गुरु, उनको समर्पित किया था, ठीक है। उनको क्या किया था, समर्पित किया था। कौन सा एडिशन, तो जो 6th रिवाइज्ड एडिशन। कौन उनके गुरु थे, एडवर्ड वी रोस, एडवर्ड वी रोस, ये क्या थे, उनके गुरु थे। किसके थे, तो जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उनके गुरु थे, कौन थे, एडवर्ड बी रोस। उनको समर्पित किया था कौन सा एडिशन, 6th रिवाइज्ड एडिशन, ठीक है। 6th रिवाइज्ड एडिशन किसको समर्पित किया था, तो उनके गुरु जो थे किनके थे, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के, ठीक है, समर्पित किया था। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें एक और संशोधन हुआ, तो जैसे टाइम और स्पेस के लिए डॉट का ही यूज हुआ था, लेकिन फिर टाइम के लिए भी सिंबल, अलग सिंबल का यूज हुआ, और जो समय था उसके लिए, तो जो टाइम था उसमें क्या था कि डॉट था, तो डॉट की जगह किसका चिन्ह हुआ, यानी डॉट की जगह क्या कर दी गई, कोमा, इन्वर्टेड जो कोमा, उल्टा इन्वर्टेड कोमा होता है उसका प्रयोग किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो हम आपको करा रहे हैं नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हुए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको भी मैंने लाने का पूरा पूरा प्रयास किया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो 6th रिवाइज्ड एडिशन था उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था, अगर पूछा जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में, तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्या था, तो रूल्स थे। दूसरा क्या था, शेड्यूल था, शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या था, जो क्लासिफिकेशन क्लासिक एंड सीक्रेट बुक था। तीसरा क्या था, क्लासिक एंड सीक्रेट बुक, क्लासिक एंड सीक्रेट बुक। ये क्या थी, हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 6th रिवाइज्ड एडिशन था उसमें पहला रूल्स था, दूसरा शेड्यूल क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या था, क्लासिक एंड सीक्रेट जो बुक जो होती थी वो, ठीक है। ये 3 बुकें डिवाइड की गई थी, किसमें की गई, तो 6th रिवाइज्ड एडिशन में, ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन का फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए कॉलन क्लासिफिकेशन जो था इसका जो फर्स्ट एडिशन, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 जो एडिशन थे वो क्या थे, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। उसके बाद उसके जो चौथा, पांचवा और छठा जो आया था वो किसमें था, तो लगभग पक्षात्मक। और वहीं उसके बाद जो 7वां एडिशन आया था उसे क्या बोलते हैं, मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 6th एडिशन के बारे में पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन 6th एडिशन पे था, तो 6th एडिशन में किसका यूज हुआ, तो S2 को और T2 को जो द्वितीय स्तर थे उनको प्रदान किए गए, कि इनका जैसे S1 S2 T1 T2 यानी स्पेस और टाइम को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद जो 6th एडिशन था उसमें EPCI यानी एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का यूज हुआ। और जो हमारा 6th एडिशन था इसको पब्लिश किसी ने किया था, तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलुरु के द्वारा पब्लिश किया गया। उसके बाद आता है इसका जो 6th रिवाइज्ड एडिशन था उसमें क्या क्या संशोधन हुए, उसको क्या, तो देखिए जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उनके गुरु कौन थे, एडवर्ड वी रोस। किसके गुरु थे, तो वो मैथ के गुरु थे, उन्होंने मैथ सिखाई थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल गुरु, ठीक है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो एडवर्ड वी रोस थे उनके गुरु थे किसके, रंगनाथन के, उनको ये 6th रिवाइज्ड एडिशन समर्पित किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6th रिवाइज्ड एडिशन है किसको समर्पित किया गया, या किसने किया, तो रंगनाथन ने किया, और किसको किया, तो एडवर्ड वी रोस को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ 6th रिवाइज्ड एडिशन में, कि इसमें टाइम और स्पेस के लिए डॉट का ही यूज हुआ था, लेकिन रिवाइज्ड एडिशन आया तो उसमें जो टाइम था उसको डॉट की जगह हटाकर इन्वर्टेड कोमा में उसका सिंबल प्रदान किया गया, कि इन्वर्टेड कोमा इसका सिंबल हुआ,
ठीक है। उसके बाद अगर कोलन क्लासिफिकेशन का जो रिवाइड एडिशन था कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला रूल्स था, दूसरा शेड्यूल क्लासिफिकेशन और तीसरा क्या था, क्लासिफिकेशन एंड सीक्रेट बुक। ये 3 भाग डिवाइड किए गए थे कोलन क्लासिफिकेशन में। अगला क्वेश्चन, डीडीसी का 20वां संस्करण जो संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो डीडीसी का 1991 में, 1993 में, कि 1995 में, कि 1999 में। तो जो डीडीसी का जो चौथा जो 20वां एडिशन था वो कब प्रकाशित हुआ, तो कब प्रकाशित हुआ, 1989 में। कब प्रकाशित हुआ, अब देखिए यहाँ पे जैसे 99 दे रखा है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 1989, ठीक है, 1989 में। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि जो डीडीसी था, इससे 20वें एडिशन से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम आपको पढ़ा देते हैं। जो डीडीसी है, डीडीसी का जो 20वां एडिशन, डीडीसी का 20वां एडिशन, इसमें क्या हुआ, अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो 20वां एडिशन से उसमें कितने खंड थे यानी वॉल्यूम थे, तो 20 से लेकर 23वें एडिशन तक कितनी जो बुकें थी या कितने खंडों में डिवाइड किया गया, तो 4 खंडों में डिवाइड किया गया। कितने खंडों में, 4 खंडों में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है जो 20वां एडिशन था, डीडीसी का जो 20वां एडिशन था, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेबी के रूप में प्रकाशित हुआ था, किस रूप में, तो अगर पूछा जाए कि 20वां संस्करण जो था वो किस रूप में प्रकाशित हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक डेबी के रूप में प्रकाशित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डेबी के रूप में प्रकाशित हुआ। कौन सा संस्करण, तो 20वां संस्करण इलेक्ट्रॉनिक डेबी के रूप में प्रकाशित हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1993 में, 1993 में क्या हुआ, इसको सीडी रोम में, जो इलेक्ट्रॉनिक डेबी के रूप में प्रकाशित हुआ था, उसको 1993 में सीडी रोम के रूप में प्रकाशित किया गया। किस रूप में, तो सीडी रोम के रूप में, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि जो पहले क्या आया था, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन आया था, उसके बाद क्या हुआ, सीडी रोम आया, ठीक है। तो 1993 में सीडी रोम के रूप में प्रकाशित किया गया, ठीक है। और जो डीडीसी का जो 20वां एडिशन था, अगर पूछे जाए किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो ओसीएलसी के द्वारा, जो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ओसीएलसी। कब से, तो 1988 से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो फॉरेस्ट प्रेस से। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो फॉरेस्ट प्रेस से क्या हुआ, ठीक है। ये क्या थे हमारे फोर्थ क्वेश्चन में कि जो हमारा डीडीसी का जो 20वां एडिशन था, 20वें एडिशन में क्या क्या आया, तो देखिए 20वां जो एडिशन था कब आया था, तो 1899 में। उसके बाद इसका जो किस वर्जन में आया, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में, लेकिन इसको किस रूप में परिवर्तित किया गया, तो जो सीडी रोम था उसके रूप में परिवर्तित किया गया। उसके बाद जो इसका अगर पूछा जाए कि इसका स्वामित्व किसके पास है, तो ओसीएलसी के पास है। कब, 1988 में। अब प्रकाशित कहाँ से किया जाता है, तो फॉरेस्ट प्रेस से प्रकाशित किया जाता है। कौन सा, हमारा डीडीसी का 20वां एडिशन, ठीक है। अगला, मुख्य वर्ग, मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P4 यानी फुशी का अर्थ क्या है। P4 का अर्थ क्या है, जैसे हमारे जो लिटरेचर में बनता है P1 P2 P3 P4, ये लिख रखा है किसी बच्चे ने। तो देखिए जैसे P1 P2 P3, तो इसमें देखिए जो कोमा था, यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए जो लिटरेचर का स्वरूप है कोलन क्लासिफिकेशन में, यानी जो सीसी है उसमें लिटरेचर है, जो लिटरेचर है इसका क्या कितने भागों में, तो देखिए जो लिटरेचर का सिंबल क्या है, ओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, पी, ठीक है, पहले में कोमा आ जाएगा, फिर पी, फिर P2, ठीक है, फिर P हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर P
4 आएगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला और सेकेंड वाला, जिसे पहले और लास्ट में कोमा लगता है, बाकी बीच में हमारा कोमा किसी प्रकार का नहीं लगता। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। तो देख लीजिए जैसे P1 P2 P1 P2 P3 P4। तो P का जो हमारा खाली वाला है, इसमें पहले सिंबल आ जाएगा कोमा और लास्ट में कोमा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि P किसको डिनोट करता है, P1 P2 P3 P4 किसको डिनोट करता है, तो देखिए जो पहला वाला था वो किसको, हमारा लैंग्वेज को कौन डिनोट करता है, तो वो करता है हमारा P1। P2 किसको डिनोट करता है, तो जो P2 है किसको, साहित्य लिटरेचर को या फॉर्म को। ठीक है, किसको, तो फॉर्म को या साहित्य का लिटरेचर यानी लिटरेचर फैसेट। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों तरीके से आप लोग करना सीखिए। लिटरेचर फैसेट यानी P1 लैंग्वेज को हो गया, दूसरा फॉर्म, या तो फॉर्म आ जाएगा या लिटरेचर फैसेट आ जाएगा। और जो P3 है, तो P3 है इसमें क्या, इसमें तो ऑथर आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ऑथर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ऑथर आ जाएगा। उसमें क्या हो जाता है, जैसे जब लेखक का नाम लिखते हैं इसको किस डिवाइस से लिखते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के आधार पर लिखते हैं। किस डिवाइस के आधार पर, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के आधार पर। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के आधार पर हम क्या लिखते हैं, जो P3 वाला था उसको। फोर्थ में आ जाता है P4। P4 किसको डिनोट करता है, तो P4 जो है वो हमारी कृति या वर्क फैसेट को। वर्क फैसेट को कौन डिनोट करता है, यानी कृति संख्या को, तो P4। ऐसे याद कर लेना आप लोग कि P1 किसको करता है, लैंग्वेज का यानी भाषा को कौन करता है, P1 जो P वाला है क्वेश्चन। उसके बाद P2 किसको करता है, फॉर्म को या लिटरेचर फैसेट को। और 3 वाला लैंग्वेज को, जो ऑथर वाले हैं हमारे, वो P3 वाला ऑथर, और P4 वाला जो वर्क फैसेट है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग, तो इजी रहेगा। और जो हम अपना जो ऑथर नेम लिखते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म, लैंग्वेज, वर्क, ऑथर। तो P1 में क्या आ जाएगा, P1 में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे P1 का तो लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, P2 में फॉर्म आ जाएगा, P3 में ऑथर और वर्क। ठीक है, पहले हमारा क्या आ जाएगा, भाषा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा स्वरूप, कि भाषा का स्वरूप क्या है, और स्वरूप के बाद ऑथर कौन है, और उसके बाद उसका काम क्या है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, या वैसे याद कर लेना। चल, अब हमारा क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन क्या है कि डीडीसी में जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसमें टेबल संख्या कितनी है, यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन सामान्य जाना जाता है। जो हमारा डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन है वो किस तालिका में आता है। ठीक है, वो किस तालिका में आता है डीडीसी का। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डीडीसी की तालिकाएं कितनी है, तो डीडीसी की तालिकाएं 7 है। इनसे क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट तालिका में कौन सा आता है, सेकंड तालिका में कौन सा आता है। जैसे फर्स्ट तालिका में, तो फर्स्ट तालिका में हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन आ जाएगा। अगर 2 आता है फिर तालिका 2 में क्या आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा। तालिका 3 में क्या आता है, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। देखिए जो हमारी डीडीसी की तालिका 3 है उसमें पहले लिटरेचर आता है, बाद में लैंग्वेज आता है। ठीक है, तालिका 3 में लिटरेचर और तालिका 4 में लैंग्वेज। ठीक है, उसी तरीके से तालिका 7 है उसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें पर्सन्स आ जाएगा। तो मैं इनको जो भी 7 तालिका है वो लिखा देती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और तालिका से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी उसको भी अटेंड कर लेंगे। देखिए डीडीसी में जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, यानी टेबल संख्या कितनी है, 7 है। तो अगर टेबल फर्स्ट पूछा जाए, टेबल फर्स्ट में जैसे पूछा गया कि डीडीसी का जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है किस टेबल में आता है, तो पहला आ जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीजन। किसमें आ जाएगा, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, ये पहली टेबल आ जाएगी। पहली टेबल का नाम क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। उसके बाद टेबल 2 में क्या आ जाएगा? तो टेबल 2 में एरिया आता है। टेबल 2 में क्या आता है? एरिया। टेबल 3 में पूछा जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? देखिए सब जो हमारा सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर आता है ना, वो किसमें आता है? टेबल 3 में। सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर किसमें आता है? तो टेबल 3 में। ठीक है, टेबल 4 डीडीसी की टेबल 4 का नाम क्या है? तो देखिए जो सब डिवीजन फॉर स्टैंडर्ड, इसमें लिटरेचर, इसमें लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? हमारा लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद टेबल 5 जो हमारी डीडीसी है, उसकी जो टेबल 5 का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। क्या है? रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। ठीक है, टेबल 6 में क्या आ जाएगा? हमारा लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट बनता है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि टेबल 4 में क्या है या टेबल 3 में क्या है, तो ऐसे आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि खाली लैंग्वेज किस टेबल में आता है, अगर खाली लैंग्वेज पूछा जाए तो टेबल 6 में आएगा। अगर सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर पूछा जाए तो हमारे टेबल 3 में, और लैंग्वेज पूछा जाएगा सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज, तो वो हमारे टेबल 4 में। ठीक है, और खाली अगर पूछा जाए तो वो किस में आ जाएगा? लैंग्वेज वाला टेबल 6 में। ठीक है, अब आता है टेबल 7। जो टेबल 7 उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पर्सन। ठीक है, टेबल 7 में क्या है? पर्सन। एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए जो हमारी डीडीसी की तालिका कितनी होती है? तो 7 तालिकाएं होती हैं। उनमें से पहले हमारी टेबल का नाम क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी का नाम क्या है? एरिया। तीसरी टेबल का नाम क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। 4 का क्या नाम है? तो सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज। 5 का रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। 6 का है लैंग्वेज, और 7 का है पर्सन। ये 7 हमारी टेबल है डीडीसी में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी को कितने भागों, कितनी मेन क्लासें बनती, तो हमारे डीडीसी को 0 से 9 तक यानी 10 भागों में डिवाइड किया गया था ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन 7, विषय पॉलिसी किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आता है? यानी द सब्जेक्ट फॉर्जन पॉलिसी कम्स अंडर द मेन क्लास। देखिए जो हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन है उसमें पूछा जाता है कि जैसे लॉ हो गया, हिस्ट्री हो गया, समाजशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, यानी हमारी लॉ का कौन सा हमारा नंबर बनता है, इतिहास का कौन सा बनता है, विशेष समाजशास्त्र का या राजनीति विज्ञान का। देखिए लॉ का क्या जाएगा हमारा? तो इसमें फॉरेन पॉलिसी का मुख्य वर्ग क्या है? ठीक है, इसमें देखिए जो फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिसी किसके अंतर्गत आती है? तो पॉलिसी हमारी किसके अंतर्गत आएगी? पॉलिसी हमारी अंतर्गत आ जाएगी जो सी हमारे जो लॉ होता है। ठीक है, उसमें आ जाएगा हमारा कि हिस्ट्री में आ जाएगा, कि सोशियोलॉजी में आ जाएगा, कि पॉलिटिकल साइंस में आएगा। तो आप लोगों को पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या होता है? जो भी पॉलिसी वगैरह होती है, जो भी हमारे नीति निर्देशक जो भी तत्व होते हैं, वो किसमें आते हैं? हमारे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब जैसे लॉ हो गया, लॉ का पूछा गया है ना कि लॉ का क्या है? लॉ का क्या है? जेड है। इसी तरीके से हिस्ट्री का पूछा गया, हिस्ट्री का क्या हो जाएगा? बाई। सोशियोलॉजी का क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी का क्या हो जाएगा? बाई। ठीक, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का पूछा गया है, तो पॉलिटिकल साइंस का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जिसे हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन में, ये तो पुराने क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा डीप में आते हैं, या कुछ थोड़ा वैसे आते हैं डीप में कि हमारा जैसे एम जेड से क्या है, एन एस से क्या है, एम जेड से क्या है, तो कुछ क्वेश्चन उनसे बनते हैं, वो मैं आपको लिखा देती हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।
उसके बाद या आप नोट करते रहना, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमारे कैटालॉगिंग का तो भी नहीं हो पाया, लेकिन क्लासिफिकेशन का ये हमारा पहले जो थ्योरी थी वो मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें करा रखी है। ये हमारा प्रैक्टिकल है, जो हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल जहां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं की तो मैंने थ्योरी सारी कंप्लीट करा रखी है, जो पहले हमने पार्ट दिए हैं ना उसमें मैराथन लिखा हुआ है, तो पहले आप लोग उसको देख लेना कि किसने कौन सी हमारा क्लासिफिकेशन पद्धतियां दी, हमारे को कितनी क्लासिफिकेशन पद्धतियां, वो सारी मैंने फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड करा रखी है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम आपको अपनी जो भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है डीडीसी की, यूडीसी की, एससीआर2 की, वो सारी, ठीक है। तो इसमें डीडीसी की है, कोलन क्लासिफिकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है। अब देखिए जिससे क्वेश्चन आ सकता है कि एमजेड, इसे यहां पर आ जाए कि हमारा एमजेड किसको डिनोट करता है, एम जेड। तो एमजेड जैसे याद कर लेना कि जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एमजेड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस किस में आता है, तो एमजेड में आता है। ऐसे याद कर लेते हैं आप लोग कि ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन किस में आता है, ह्यूमन को ऐसे याद कर लेना कि मैन में, ठीक है। ह्यूमन किस में आता है, मैन में। और सोशल साइंस जो होता है हमारा क्या, अंत से अंत तक होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि ह्यूमैनिटीज क्या है हमारा, सोशल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस क्या हो जाएगा, एम जेड, ठीक है। एक और आता है कि एम जेड और ए, अगर खाली एम जेड आए तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो जाएगा। अगर एम जेड आता है तो एम जेड ए आ जाए, खाली ए और लग जाए उसमें, तो खाली ह्यूमैनिटीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमैनिटीज। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है कि एन एक्स, जो हमारा एन एक्स से क्या बनता है, तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं नोट करा रही हूँ, आप लोग नोट जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लैंग्वेज किस में आता है हमारा, तो एन एक्स में, ठीक है। एक और आता है जो डेल्टा वाला आता है ना, उसमें उसको क्या होता है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मास्टिज्म, ठीक है। ये किस में आ सकता है हमारा, डेल्टा में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि एच और एक्स, ये जहां से क्वेश्चन बने हुए, मैंने काफी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे ना क्लासिफिकेशन के वो मैंने देखे, तो उसमें अब तो जैसे पहले ए से पूछ लिया, जेड से पूछ लिया, बी से पूछ लिया, बाई से पूछ लिया, अब वो नहीं पूछते, अब ये वाले क्वेश्चन उठाते हैं जिससे कि हम लोग याद नहीं करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये याद होंगे तो कॉलम क्लासिफिकेशन अगर मेन क्लास से पूछी भी जाएंगी तो शायद आप लोग इसको अच्छे से अटेंड भी कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वही आ रहे हैं, ठीक है। देखिए एच एक्स का हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है सोशियोलॉजी का, क्या है, वाई, और अगर सोशल वर्ग आ गया तो हम किस में, वाई एक्स में करेंगे, सोशल वर्ग, ठीक है। एक और आता है ए और जेड, ए जेड किस में आता है, तो ए जेड जो हमारा मैथमेटिकल साइंस होता है वो आता है, एक और आता है हमारा कि बी जेड, ए जेड मैथमेटिकल साइंस, पहले मैथ आता है, ठीक है। ए से जेड तक हम क्या करते हैं, हमें अगर जब भी हम कोई प्रश्न लगाते हैं जो मैथ का सवाल होता है, अगर पूरा सवाल लगा लिया और अगर अंत में हम भूल गए, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, तो क्या होता है, तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या हम बोलते हैं कि हमें ए से जेड तक पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका फार्मूला याद होना चाहिए, तभी हम उसको सही से लगा पाएंगे और उसका सटीक आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाए कि एम जो ए और जेड से क्या है, तो मैथमेटिकल साइंस, ऐसे याद कर लेना तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा। एक आता है बीजेड, तो बीजेड से हमारा क्या आ जाएगा, फिजिकल साइंस। पहले जैसे हम क्या करते हैं,
पहले हमारा जब भी हम जैसे कोई फॉर्म डालते हैं, यानी ऐसे मान लीजिए कि पहले हम एग्जाम देते हैं, जैसे फिजिकल हमारा एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद हमारा फिजिकल होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो बी जेड से क्या हो जाएगा कि अगर हमने दूसरा एग्जाम क्लियर कर लिया तो जेड तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि बी जेड से क्या हो जाएगा, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने कराए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा लो उसमें क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, हिस्ट्री से वाई, सोशियोलॉजी से वाई, जो हमारा सोशियोलॉजी है, सॉरी हिस्ट्री से ये वी है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। हिस्ट्री से हमारा वी हो जाएगा, सोशियोलॉजी से वाई हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस से डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए, और ये हमने अपनी तरफ से नोट कराया है कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको जरूर याद कर लेना आप लोग। देखिए ये हमारा क्या है, एम जेड। अगर एम जेड आता है तो एम जेड से क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अगर एम जेड ए अगर आ जाता है तो सिर्फ हमारा ह्यूमैनिटीज हो जाएगा, ठीक है। अगर एन एक्स आता है तो लिटरेचर और लैंग्वेज, ठीक है, लिटरेचर और लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं, एन नो, ना तो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ना ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, ना ही लिटरेचर पढ़ते हैं। ऐसे याद कर लेना कि एन एक्स मतलब कट्टा, ठीक है, ना लिटरेचर पढ़ते ना लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऐसे याद कर लेना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्पिरिचुअल जो हमारा डेल्टा होता है, स्पिरिचुअल तरीके से दिखने में अच्छा लगता है। उसके बाद एच एक्स क्या है, मीनिंग हो गया हमारा, यानी हमारे कहते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, एच एक्स, ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग। बाई एक्स, तो बाई तो हमारा सोशियोलॉजी हो गया। अगर वर्क आ जाए तो क्या होगा कि बाई हम क्या करेंगे, पूरा वर्क करना हमें पड़ेगा, तो बाई एक्स क्या होगा, सोशल वर्क। ए जेड, जैसे ए जेड हमने आपको बताया मैथमेटिकल फार्मूला, तो मैथमेटिकल साइंस हमारा ए जेड से आ जाएगा। बी जेड क्या है, फिजिकल साइंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, ये वाला इंग्लिश में और ये वाला हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, डेसिमल डेवी वर्गीकरण, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डबल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कॉलम डीडीसी है, ये क्वेश्चन मैं लाए तो हूँ, लेकिन हमने पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं ना, इसके 3-4 साल के जो भी हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन के थे, डीडीसी के कॉलम क्लासिफिकेशन के जो भी क्वेश्चन बनते थे, मैंने उनको भी इंक्लूड किया, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो, लेकिन हमने जो भी वो क्वेश्चन थे तो उनको भी हमने इसी में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। जैसे हमारा इसमें आया था कि डीडीसी की फुल फॉर्म, तो डीडीसी से कुछ इन्फॉर्मेशन और हम आपको बता दें, जिससे आपका और अच्छा से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छा रहेगा। जैसे हमारा डीडीसी की फुल फॉर्म पूछी गई, ठीक है, तो डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, डेवी डेसिमल डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये भी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये क्या उनकी फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए कि जो डीडीसी था इसका जो फर्स्ट एडिशन, इसका जो फर्स्ट एडिशन कब आया, तो 1876 में डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया। इसके कितने एडिशन आ चुके, तो 23 एडिशन। लास्ट एडिशन पूछा जाए कि लास्ट एडिशन कब आया, तो 2011 में, ठीक है, 2011 में लास्ट एडिशन आया था। अगर पूछा जाए कि इसको पब्लिश कौन कर रहा है, पब्लिश कौन कर रहा है, तो ओसी एल से कब से करें, तो 1988 से, ठीक है, 1988 से ओसी इसका पब्लिकेशन कर रही है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीडीसी है वो किस तरीके से क्लासिफिकेशन बनाती है, तो क्या करती है, ये क्या करती है, जो भी विषय की प्राप्ति किस तरीके से करती है, तो जनरल से पार्टिकुलर, यानी विषयों की प्राप्ति, विषयों की प्राप्ति किस आधार पर करती है, तो जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल टू पार्टिकुलर तरीके से क्या करती है, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है।
एक और क्वेश्चन आता है कि जो डीडीसी था इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो किस नाम से आया था। ठीक है, तो जो हमारा डीडीसी का फर्स्ट पहले एडिशन किस नाम से आया था, तो उसका नाम क्या था, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट, a classification and subject index for the cataloging and arranging the book and pamphlet of our life। ये क्या थे, जो हमारे डीडीसी थी, डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो किस नाम से आया था, तो उसका नाम क्या था, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पम्फलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। ये क्या था, इसका जो डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था इस नाम से प्रकाशित हुआ था। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था उसमें पेज संख्या कितने थे, तो पेज कितने थे, 44 पेज थे। पृष्ठ कितने थे, 12 पृष्ठ थे। ठीक है, और भूमिका, जो पृष्ठों की भूमिका थी, उसके बाद जो हमारी 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका थी। 18 जो पृष्ठ थे उनकी क्या थी, 18 पृष्ठों की इंडेक्स। ठीक है, 18 पृष्ठों की इंडेक्स या अनुक्रमणिका थी, यानी 44 पेज थे, 12 पृष्ठ थे, 18 पृष्ठों की क्या थी, इंडेक्स या अनुक्रमणिका थी। और 2 पेजों का क्या था, स्पष्टीकरण। 2 पेज क्या थे, स्पष्टीकरण के लिए। ठीक है, 2 पेज किसके लिए थे, तो स्पष्टीकरण के लिए थे। ठीक है, एक और आता है कि जो हमारा जो हमारा डीडीसी है, डीडीसी का फर्स्ट एडिशन, तो हमारे जो हमारे मेलविन डेवी जो थे उनके द्वारा जो हमारे पहले वाले एडिशन जो दिए गए थे तो उनका नाम नहीं था। अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें मेलविन डेवी का नाम था या नहीं था, तो नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 पक्षों के बीच परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं। जो 2 पक्ष होते हैं, यानी 2 पक्षों के बीच परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं, यानी एन इंक्रीज टू बिटवीन 2 फैसेट इज कॉल्ड। जो हमारे 2 फैसेट होते हैं उनके बीच जो प्रक्रिया होती है उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, या इंट्रा अरे फेज रिलेशन, या इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, या ऑल ऑफ द अबव, क्या कहेंगे। यानी 2 पक्षों के कोई क्वेश्चन आ जाए कि 2 पक्षों के बीच परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारे जो भी हमारे विषय निर्माण की विधियां होती हैं उसमें जो दशा संबंध होते हैं, ठीक है, जो हमारे दशा संबंध होते हैं उनको क्या परस्पर आपस में जो भी विभाग होते हैं, जो भी हमारे भाग होते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि 2 पक्षों के बारे में कहा गया है। ठीक है, 2 पक्षों के बारे में, तो 2 पक्षों के बारे में हमारी जो इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन में भी आता है, इंट्रा फेज रिलेशन में भी आता है, और इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन में भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको इंक्लूड करा देती हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या था कि इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, पहला क्या था कि इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। पहला क्वेश्चन क्या था, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन ये क्या है, ये क्या है कि जब एक ही मुख्य वर्ग, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, ठीक है, उसके एक ही पक्ष के 2 समान एकलों के बीच जो भी हमारे आइसोलेट होते हैं उनके संबंध दर्शाया जाए। जैसे हमारा एक विषय है, ठीक है, और एक विषय के जो मुख्य वर्ग है उसके जो एक ही पक्ष जो होता है ना उसके जो समान एकल हो जाए। जैसे हमारा आ जाए कि
जिसे राइस कहा जाए, ठीक है, एग्रीकल्चर कहा जाए। तो एग्रीकल्चर क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है। और एग्रीकल्चर के पक्ष में आ जाए जैसे राइस, एग्रीकल्चर में राइस आ जाए। अब राइस के भी कितने नंबर होते हैं वो आ जाए, तो उनको मतलब दो समान एकलों को, एकल जो होते हैं उनके संबंध को दर्शाना ही क्या कहलाया जाएगा, हमारा इंट्राफेसिड फेज रिलेशन। मैं इसकी डिफिनेशन लिख देती हूँ, इसकी इजी तरीके से याद कर लेना आप लोग, कि जब एक ही जब एक ही जब एक ही पक्ष पे जब एक ही पक्ष के दो समान जब एक ही पक्ष के दो समान एकलों या आइसोलेट जो हमारे एकल होते हैं उनके समान क्या होता है कि जो बीच में संबंध दर्शाया जाए, ठीक है, एक ही पक्ष के दो समान एकल होते हैं उनके पक्ष में जो क्या होता है बीच में संबंध दर्शाया जाए, एकलों के बीच संबंध दर्शाया जाए, तो उसे हम क्या बोलता है कि इंटरफेसिड फेज रिलेशन, ठीक है। एक ऐसे याद कर लेना आप लोग कि जब एक ही मुख्य वर्ग यानी एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट के जो एक पक्ष है उसके समान दो तरीके से बताया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसिड फेज रिलेशन, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा क्या था, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। उसका क्या था, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे फेज रिलेशन, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है कि जब एक ही पक्ष के दो आइसोलेट के बीच संबंध स्थापित किया जाए। देखिए उसमें पहला हमारा क्या था कि पहला तो जो हमारा मेन मुख्य सब्जेक्ट था उनके जो मेन सब्जेक्ट था उसका एक पक्ष था, उसके जो दो एकल थे उनके बीच संबंध दर्शाया गया, तो वो तो हमारा इंटरफेसिड फेज रिलेशन हो जाएगा। और जब अरे आ जाए तो अरे का मतलब ये होता है कि एक ही पक्ष के दो आइसोलेट के बीच संबंध दर्शाया जाए। हमारा इसमें तो मेन सब्जेक्ट था लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पक्ष के दो आइसोलेट दर्शाए जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि हमारा जैसे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट ना होकर जो उसका जिससे हमारा आ जाए लो, ठीक है। तो हमारा जैसे लो आ गया, लो में हमारे जैसे पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है, जैसे चुनाव के बारे में या कोई ऐसी बुक पब्लिश हुई है, ठीक है, तो उस बुक के बारे में दो हमारे एकल समान एकल कर देगा, उसके निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, पक्ष है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अरे। तो हम ये लिख देते हैं एक बार कि जब एक ही पक्ष के दो आइसोलेट के बीच संबंध स्थापित किया जाए जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, और इसमें क्या होता है तो उसे अंतःपंक्ति संबंध कहते हैं, ठीक है। जब इसमें देखिए जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें जबकि इसमें जो हमारे पक्ष होते हैं तो ऐसे याद कर लेना कि अरे से मतलब पक्ष, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझा देते हैं, जैसे आ जाए हमारी मेन क्लास पी हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें पी हो गया तो P1 P2 P3 P4 P5, मतलब जैसे हमारी एग्रीकल्चर से समझ लीजिए कि जैसे हमारी कृषि हो गई तो दालें हो गई, ठीक है, तो दालें कौन कौन सी दालें होती हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, अरे हो गए, मेन सब्जेक्ट हो गया दालें। तो दालों में कौन कौन सी दालें होती हैं उन सभी को अलग अलग जो नंबर दिए जाते हैं उनको हम अरे बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एक और रह गया था हमारा इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन।
एक और क्या था, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विषय से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कितने प्रकार पूछे गए, तो 5 प्रकार पूछे गए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 6th एडिशन था, यानी जो 6th एडिशन था तब तो 5 थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो डीडीसी जो कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन, अगर 7th एडिशन पूछा जाए तो 7th एडिशन में कितने थे, तो 7th एडिशन में 6 प्रकार हो गए थे। ठीक है, 7th एडिशन में 6 प्रकार हो गए थे, और इसमें कितने हो गए थे, 5। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 7th एडिशन था, जैसे हमारा जनरल बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस, उसके जो बीच में इन्फ्लुएंस के बीच में और डिफरेंस के बाद में जो बनता है ना, उसे टूल कहते हैं। तो टूल को जो 7th एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का, तब लाया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोलन क्लासिफिकेशन में टूल का कब यूज किया गया, ठीक है, तो टूल का जो हमारा था, पहले तो टूल किस में आता है, तो सब्जेक्ट में आता है, और दूसरा अगर टूल का पूछा जाए कि उसमें कितने भागों में डिवाइड किया गया था, तो 5 भागों में जो सब्जेक्ट फेज रिलेशन है। अगर 7th एडिशन पूछा जाए कि 7th एडिशन में कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 6 प्रकार। ठीक है, तो 6 भागों में डिवाइड किया गया था। अब देखिए उसका क्या था, ऐसे याद कर लेना कि जो 7th एडिशन था उसमें 6 प्रकार थे, उसमें क्या जोड़ा गया, तो उसमें टूल जोड़ा गया था। ठीक है, टूल क्या है, तो इंटर सब्जेक्ट टूल रिलेशन क्या था हमारा, इंटर सब्जेक्ट टूल रिलेशन। इंटर सब्जेक्ट टूल रिलेशन किसमें था हमारा, तो जो 7th एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सीसी द क्लास नंबर ऑफ लॉ। देखिए जैसे हमने को क्लास नंबर बताया था ना कि आर किसको रिप्रेजेंट करता है, डी किसको, तो इसमें पूछा गया है कि जो लॉ, ठीक है, लॉ किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोगों को पता है, जैसे मैं आपको लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी आपको दी है कि कोलन क्लासिफिकेशन में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जैसे आर का पूछा गया, डी का पूछा गया, सी का पूछा गया। ठीक है, तो आर का जैसे हमारा फिलोसफी हो गया, डी का हमारा इंजीनियरिंग हो गया, सी का हमारा क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, और जेड का हमारा लॉ। ठीक है, तो ये क्या हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के नंबर इसमें लिख देते हैं एक बार। जैसे आर का पूछा गया कि आर का क्या है कोलन क्लासिफिकेशन में, आर आर का पूछा गया, तो आर का क्या था, फिलोसफी। दूसरा पूछा गया था डी, डी का क्या है, तो इंजीनियरिंग। सी का क्या है, फिजिक्स। उसके बाद जेड, जेड का क्या है, तो लॉ। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये सी है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं तो वहां जहां जहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि फॉर्म डिवीजन संबंधित है। जो फॉर्म डिवीजन है वो किस प्रकार से संबंधित है, फॉर्म डिवीजन किस प्रकार से संबंधित है, यानी फॉर्म डिवीजन इज रिलेटिव, यानी फॉर्म डिवीजन का प्रयोग कहाँ हुआ था, कोलन क्लासिफिकेशन में, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, या विषय क्लासिफिकेशन में। तो आप लोगों को पता है कि जो फॉर्म डिवीजन है किसमें यूज हुआ था, हमारा डीडीसी में यूज हुआ था, और किसमें, तो सेकेंड एडिशन में यूज हुआ था। ठीक है, तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में फॉर्म डिवीजन का यूज हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
सी। अब देखिए फॉर्म डिवीजन से भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं, तो वो मैं भी आपको बता देती हूँ फॉर्म डिवीजन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्म डिवीजन। फॉर्म डिवीजन, ठीक है, फॉर्म डिवीजन को देने वाले कौन थे, तो हमारे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति में क्या हुआ, हमारा फॉर्म डिवीजन का यूज हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा फॉर्म डिवीजन किस एडिशन में, तो सेकेंड एडिशन में, ठीक है, डीडीसी के सेकेंड एडिशन में फॉर्म डिवीजन का यूज हुआ। एक और क्वेश्चन आता है कि देखिए डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था, डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था, डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें जो शेड्यूल के साथ किसका प्रयोग किया गया, तो इंडेक्स का प्रयोग किया गया। उसके साथ शेड्यूल के साथ इंडेक्स का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, जो हमारा कॉलन क्लास सॉरी जो डीडीसी था, डीडीसी का अगर पूछा जाए कि डीडीसी में शेड्यूल के साथ इंडेक्स का प्रयोग किस एडिशन में हुआ, तो फर्स्ट एडिशन में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हम करा रहे हैं। फालतू में कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा जिससे जो आने की संभावना ना हो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और उससे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें आप एलिमेंट करके भी अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। 17वें एडिशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा डीडीसी है उसको दो भागों में, इसकी जो टेबल संख्या है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। यानी पहला क्वेश्चन आ सकता है कि 17वें एडिशन है इसको कितने भागों में, तो दो भागों में डिवाइड किया गया। अब दो भागों में फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीडीसी का 17वां एडिशन था उसकी टेबल संख्या कितनी थी, तो दो थी। ठीक है, टेबल संख्या कितनी थी, दो थी। अब टेबल संख्या कितनी थी, दो थी, तो दो कौन कौन सी टेबल संख्या थी, तो फर्स्ट और टू कौन कौन सी टेबल संख्या थी। तो देखिए जो डीडीसी की दो संख्या थी, एक तो हमारी स्टैंडर्ड सब डिवीजन थी और दूसरी क्या थी, एरिया थी। ठीक है, लिख देते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, और दूसरी क्या थी, एरिया। ठीक है, एक तो थी हमारी स्टैंडर्ड सब डिवीजन और दूसरी एरिया, किसमें, 17वें एडिशन में, किसके, डीडीसी के। एक और क्वेश्चन आता है वो भी आप लोग याद कर लेना, जो 15वां एडिशन था डीडीसी का, 15वें एडिशन को क्या कहा जाता है, उसको स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एडिशन किसको कहा जाता है, तो 15वें एडिशन को कब आया था, 1951 में। अच्छा, इसको संशोधित किसने किया था, तो मेलविन डेवी के जो पुत्र थे गॉडफ्रे, उनके द्वारा इसको संशोधित भी किया गया था। पूछा जाए अगला क्वेश्चन 16वां, एक मिनट 16वां से दिखाए थे कि डीडीसी का जो 16वां एडिशन है उसमें किसका यूज हुआ, तो जैसे फोनिक्स कहा जाता है कि फोनिक्स शेड्यूल का किसमें यूज हुआ, तो हमारा किसमें, डीडीसी का 16वें एडिशन में। जो फोनिक्स शेड्यूल है उसमें कब हुआ, तो 1958 में। ठीक है, जो 16वां एडिशन आया था कब आया था, 1958 में। और जो फोनिक्स शेड्यूल का यूज कब किया गया था, जो हमारा 16वां एडिशन था उसमें। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कोलन डीडीसी के कुछ एडिशन थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि किस प्रकार के अंकनों का प्रयोग डीडीसी में किया जाता है, यानी व्हाट काइंड ऑफ नोटेशन आर यूज टू डीडीसी। यानी डीडीसी में प्योर नोटेशन का यूज किया जाता है, मिक्स्ड नोटेशन का, या स्पेसिड का, या रैप का। तो आपको पता है कि जो शुद्ध अंकन होता है या मिश्रित अंकन होता है, पक्षात्मक, तो ये तो एलिमेंट हो गए दोनों क्वेश्चन, पक्षात्मक भी नहीं कठोर भी नहीं है। अब देखिए मिश्रित तो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन में आ जाता है, यूडीसी में आ जाता है, लेकिन जो हमारा कोलन सीधे डीडीसी है उसमें सिर्फ डॉट का ही यूज होता है। ठीक है, तो शुद्ध अंकन का यूज किसमें होता है, हमारा डीडीसी में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अब इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं हमारे डीडीसी से, वो भी मैं आपको बता दें, जिससे डीडीसी का डीडीसी में कौन से अंकन का यूज किया जाता है, अंकन तो डॉट, और किस, तो शुद्ध। ठीक है, शुद्ध अंकन का यूज
होता है। किसमें होता है? तो डीडीसी में होता है। ठीक, अब देखिए अगर पूछा जाए कि किस प्रकार के, तो इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक संख्या जैसे हमारी आ जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? इंडो अरेबिक संख्या है जो हमारे डीडीसी में यूज की जाती है। ठीक है, और 3 अंकों के बाद क्या होता है? डॉट का यूज होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां से बन रहे हैं वो सारे करा रही हूँ आप लोगों को। अगर एक बार ना समझ आए तो दूसरी बार जरूर देख लेना, इसको रिवाइज भी कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 13वां यानी 13, सॉरी हाँ, बहुविषय वर्गीकरण विषय है, यानी जो पॉलिकोटोमी है क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट, यानी जो पॉलिकोटोमी है बहुविषय, जिसमें बहुत सारे विषयों का यूज किया जाता है, डीडीसी में, यूडीसी में, सीजी में या बीसी में। तो आप लोगों को पता है कि जो पॉलिकोटोमी है किसमें आती है? हमारी कॉलम क्लासिफिकेशन में, यानी द्विविभाजन पद्धति, द्विविभाजन पद्धति, बहुविभाजन पद्धति या 10 विभाग। तो द्विविभाजन पद्धति हमारी किसमें आती है, बहुविभाजन पद्धति किसमें आती है, वो हमको कराते क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे पॉलिकोटोमी पूछा गया है, पॉलिकोटोमी पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं? बहुविभाजन, बहुविभाजन, बहुविभाजन किसमें आता है? सी से। ठीक है, एक आता है डाइकोटोमी, इसको क्या बोलेंगे? द्विविभाजन। जो द्विविभाजन वो जैसे द्विविभाजन आ जाए, अगर देखो पॉलिकोटोमी आ जाए तो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन बहुविभाजन हो जाएगा, और जैकोटोमी आ जाए यानी द्विविभाजन। अब देखिए जो द्विविभाजन जैसे हमारा आ जाए बायोलॉजी, ठीक है, अब बायोलॉजी को दो भागों में, जैसे बायोलॉजी का आ जाएगा बॉटनी एंड जियोलॉजी, बॉटनी एंड, ठीक है, इनको दो भागों में डिवाइड किया, फिर इनको भी प्लांट्स, नॉन प्लांट्स, इस तरीके से आ सकता है ना। तो मतलब जो द्विविभाजन पद्धति है उनको दो दो भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? डाइकोटोमी। अब आता है एक डेकाकोटोमी, डेकाकोटोमी, इसको क्या बोलते हैं? 10 विभाजन, उसको क्या बोलते हैं? 10 विभाजन। ठीक है, अब जो 10 विभाजन होता है, 10 विभाजन में कौन कौन सा, जैसे हमारा डीडीसी हो गया, यूडीसी, ठीक है, ये पद्धतियां क्या हमारे 10 विभाजन की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर, यानी पीसीआई और एसीआई जो हमारी होती है ना, यानी पीसीआई और एसीआई का प्रावधान किसके अस्तित्व में है? केवल देखिए डीडीसी में है, सीसी में यूज हुआ, कि यूडीसी में, कि सीईसी में। तो आपको पता है कि एसीआई पीसीआई हमारे किसने किया था? रंगनाथन ने किया था। तो रंगनाथन ने कौन सी पद्धति दी थी? कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन में एसीआई पीसीआई का यूज हुआ था। ठीक है, अब एसीआई पीसीआई से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कोलन क्लासिफिकेशन है, जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एसीआई और एक पीसीआई। ठीक है, एक एसीआई और एक पीसीआई। अब देखिए एसीआई क्या है, इसमें क्या होता है कि ये स्थान पक्ष से पहले यूज होता है। इसका पहला अर्थ क्या है कि ये स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका स्थान पक्ष से बाहर। ठीक है,
एक याद कर लेना, दोनों मत याद कर लेना। अगर दोनों याद करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, मैंने एक याद किया था तो मुझे दूसरा अपने आप याद हो गया। स्थान, अगर ये पहले यूज होगा तो ये बाद में यूज होगा। ठीक है, तो एशियाई क्या होता है, स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होता है। ठीक है, और एक क्या है इसमें कि इसमें बिना चिन्ह के, इसमें चिन्ह का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें चिन्ह का प्रयोग होता है पीसीआई में, और एसीआई में चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि स्थान पक्ष के बाद, ठीक है, स्थान पक्ष के बाद एक और आता है स्थान पक्ष के पहले। तो एक तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एशिया में जो स्थान पक्ष से पहले कौन आता है, तो हमारा एशियाई। और एक पीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व के तत्व के साथ ऊर्जा के साथ, यानी पीसीआई में आ जाए व्यक्तित्व के साथ, तत्व के साथ, व्यक्तित्व के साथ, तत्व के साथ और ऊर्जा के साथ, व्यक्तित्व के साथ, तत्व के साथ, ऊर्जा के साथ, इन तीनों के साथ किसका प्रयोग होता है, इन तीनों के साथ चिन्हों का यूज होता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि जो पर्सनालिटी, उसके बाद एनर्जी, हमारा मैटर, ठीक है, इनमें हमारे कौन कौन से चिन्हों का यूज होता है। तो आपको पता है कि पर्सनालिटी के लिए हमारा कोमा आ जाएगा, मैटर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, सेमीकोलन, ऊर्जा के लिए कोलन। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो भी हमारे एसीआई पीसीआई में चिन्हों का यूज होता है, किसने किया था, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, वर्गीकरण में निमोनिक्स कितने प्रकार है, यानी जो हमारी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ निमोनिक्स इन क्लासिफिकेशन। तो इसमें पूछा गया है कि जो निमोनिक्स है उसके कितने प्रकार हैं, और उसमें क्या क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं निमोनिक्स से रिलेटेड, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, निमोनिक्स, याद रखना निमोनिक्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निमोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, इस शब्द का किसने अध्ययन किया था, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, इन्होंने इसका गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन किसने किया था, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। अब देखिए, जो निमोनिक्स है, निमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे हमारे कुछ ऐसे, हम कुछ वर्ड को याद करते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। जैसे निमोनिक्स कि जब भी हम कोई जैसे वर्ड याद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रिलेटेड कहीं और से कर लेते हैं। जैसे हमारा जो हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, 1876 हो गया, तो डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन कब था, 1876 में था। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ईयर याद कर सकते हैं या किसी का नेम याद कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलेटेड करना होता है उसमें। ठीक है, तो रिलेटेड करने का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें याद रहता है। ऐसे आ जाए कि एक ही विचार के जो मिलते जुलते जो विचार है, अभिव्यक्त करने के लिए एक अंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसके डिफिनेशन लिख देते हैं, डिफिनेशन आप लोग जो भी याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि एक ही विचार के मिलते जुलते विचारों, एक ही विचार के मिलते जुलते विचारों, जैसे हमारे कोई विचार है, ठीक है, उसके मिलते जुलते विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए एक ही
एक ही अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित देने वाले कौन थे किनके अनुसार, ठीक है, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित से पूछा जाए कि इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, किसके अनुसार, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित के अगर प्रकार पूछे जाए तो इसके कितने प्रकार हैं, तो उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में, 3 भागों में। एक किसमें भागों, तो एक तो हमारा शाब्दिक, शाब्दिक, ठीक है, दूसरा हमारा इंडेक्स या अनुसूची, तीसरा हमारा सेमिनल, ठीक है। इन 3 भागों में डिवाइड किया गया था, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल। दूसरा आता है हमारा शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल्स। तीसरा आ जाता है हमारा सेमिनल, ठीक है। ये क्या हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो निमोनिक्स के कुछ शब्द दिए गए थे, 3 भागों में डिवाइड किया गया था, शाब्दिक, अनुसूचिक और सेमिनल, ठीक है, यानी अल्फाबेटिकल, शेड्यूल और सेमिनल। इन 3 भागों में डिवाइड किया गया था, किसके द्वारा, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। जैसे हम कुछ अल्फाबेटिकल शब्द होते हैं, उनको हम कोई अल्फाबेटिकल को रिलेट करके याद कर सकता है, तो कोई उसको अनुसूची, शेड्यूल के आधार पर तैयार कर सकता है, कोई उसको सेमिनल के आधार पर तैयार कर सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो उसमें सीसी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सीसी में प्रयोग किया जाता है। अब सीसी में प्रयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कि सीसी में अंग्रेजी भाषा है और साहित्य और इतिहास को हमेशा किस लेटर में लिखा जाएगा या किस अंक में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे आ जाए सीसी में अंग्रेजी आ जाए, अंग्रेजी भाषा, साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर और इतिहास को हमेशा किस नंबर से लिखा जाएगा, तो 2 अंक से, ठीक है, 2 अंक से क्या लिखा जाएगा, इतिहास को। और जर्मन को हमेशा किस नंबर से लिखा जाता है, 3 से, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा डिजिट कोलन क्लासिफिकेशन का पुस्तक के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी विच डिजिट इज इश्यूड इन सीसी फॉर बुक्स, यानी जो कोलन क्लासिफिकेशन की जो बुक है उसमें जो डिजिट होते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में कितने प्रयोग किए गए, ठीक है, तो उसमें कितने प्रयोग किए गए, 43 या 46 या 48 या 52, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43। अगला क्वेश्चन, एल मेडिसन में कोलन के सूत्र का सही क्रम क्या है, तो देखिए जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन में जैसे हमारा जो उसमें क्या होता है कि पहले हम बीसी तो होता है, लेकिन उसके बाद पर्सनालिटी को हम होता है, पर्सनालिटी के बाद एनर्जी लगाया जाता है, एनर्जी के बाद फिर हम क्या करते हैं 2p लगाते हैं, फिर कोलन लगाकर फिर जो हमारी एनर्जी होती है उसको लिखते हैं, फिर 3 लगाकर p लिखते हैं, उसके बाद डॉट, फिर s जो हमारा स्पेस होता है, उसके बाद टाइम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लेना आप लोग कि जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं P को, जैसे हम इसमें देखिए जैसे P दे रखा है, E दे रखा है, तो इसमें देखिए इसमें अगर P दे रखा है तो P के बाद इसमें देखिए P के बाद इसमें सीधे 2E दे रखा है, लेकिन इसमें जो हमारा P दे रखा है उसके बाद एनर्जी दे रखी है, उसके बाद फिर 2P रखा है, उसके बाद जैसे हमारा P और E आ गया, ठीक है, उसके बाद P2 हमारे जो 2P लगा देंगे, फिर हमारा जो 2E लगा देंगे, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 3P है, यानी कोई तीसरा का सब्जेक्ट था वो मेडिसिन का वो, उसके बाद हम अपना स्पेस और उसके बाद टाइम, ठीक है। वो कहते हैं उसके हमारे जो क्लास वो सिंबल भी, जिससे टाइम का देखो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, जो हमारा स्पेस है उसके लिए डॉट लगा हुआ है, जो हमारी एनर्जी है उसके जो हमारी एनर्जी इस एनर्जी होती है ना
तो एनर्जी के लिए क्या लिखा है, कोलन लगा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एनर्जी हो गई, कोलन लगा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मेडिशन का सूत्र है, ठीक है, जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो हमारा सूत्र बनता है वो है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा डीडीसी जो संस्करण सीडी रोम में उपलब्ध है, यानी 19वां, 21वां, 20वां, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या है कि जो विच एडिशन ऑफ डीडीसी इज अवेलेबल इन सीडी रोम, 19 एडिशन, 21 एडिशन या 20 एडिशन या नॉन ऑफ एल्बम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा 21वां एडिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। जैसे हमारा उसमें 19वां पूछा गया, 20वां, ये इम्पोर्टेंट एडिशन है, करा देती हूँ। जैसे डीडीसी के बारे में पूछा गया है, एडिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए एडिशन में पूछा गया है कि जो हमारा एडिशन, जो डीडीसी का जो एडिशन है उसमें 21वां एडिशन किसने दिया था, 22वां एडिशन किसने दिया था, कितने खंडों में डिवाइड किया गया था। तो देखिए जैसे उसमें पूछा गया है कि जो डीडीसी को सीडी रोम में कब लिखा गया है, किसने दिया था, ठीक है। तो डीडीसी का जो सीडी रोम था वो कौन सा एडिशन था, डीडीसी का सीडी रोम तो 21वां एडिशन था, सीडी रोम 21वां एडिशन था, ठीक। अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो हमारी डीडीसी है, डीडीसी में जो 19वां एडिशन था, 19वां एडिशन था उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 3 भागों में, ठीक है। और 3 भागों में डिवाइड तो किया, इसको देने वाले कौन थे, तो बेंजामिन ए कस्टर थे। कौन थे, तो बेंजामिन ए कस्टर, बेंजामिन ए कस्टर देने वाले थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो इसका 18वां एडिशन, डीडीसी का 18वां एडिशन, 18 से लेकर 21वां एडिशन में टेबल संख्या कितनी थी, अगर टेबल संख्या पूछी जाए तो टेबल संख्या कितनी थी, 7 थी, ठीक। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो डीडीसी का जो 22 से लेकर 23वां एडिशन था उसमें टेबल संख्या कितनी थी, टेबल संख्या पूछी जाए 6 थी, ठीक है, 6 टेबल थी। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो हमारा डीडीसी का जो 21वां एडिशन था और 22 जो हमारा 20 से लेकर 21वें एडिशन, तो देखिए अगर पूछा जाए 21वां एडिशन किसने दिया था, ठीक है, तो 21वां एडिशन देने वाले कौन थे, जेस मिसेली, जेस मिसेली, जेस मिसेली देने वाली कौन थी, अगर पूछा जाए कि 21वां एडिशन, ठीक है। 20वां एडिशन पूछा जाए कि जो 20वां एडिशन दिया था वो किसने दिया था, तो जेपी कामरोनी के द्वारा, जेपी कामरोनी के द्वारा, जेपी कामरोनी के द्वारा ये एडिशन दिया गया था, किसके द्वारा, जेपी कामरोनी के द्वारा। कौन सा, तो 20वां एडिशन। एक और आता है कि जो डीडीसी का जो 19वां एडिशन था, डीडीसी का जो 19वां एडिशन था, डीडीसी का 19वां एडिशन में जो 19वीं सदी में कुल कितने एडिशन थे, तो 6 एडिशन थे। एडिशन पूछा जाए तो 6 एडिशन थे, ठीक है, 19वीं सदी में। अब देखिए 20वीं जो डीडीसी का जो 20वां एडिशन है वो कब अपनाया, तो 1911 में आया था। डीडीसी का जो 20वां एडिशन तक का है तो 1911, ठीक है, 1911 में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीडीसी का 21वां एडिशन था, डीडीसी का 21वां एडिशन में कितने जो एडिशन आते, तो उसमें 2 एडिशन आ चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्लेषणात्मक सिंथेटिक स्कीम है। अब आपको पता ही है ना कि एनालिटिकल सिंथेटिक स्कीम किस में आती है, डीडीसी में आती है कि यूडीसी में आती है कि ईसी में आती है कि सीसी में आती है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल सिंथेटिक स्कीम किस में आती है, कोलन क्लासिफिकेशन में। किसमें आती है, कोलन क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है।
इससे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं इसको भी करा देती हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोलन क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 19। कोलन क्लासिफिकेशन जो था, इसमें पूछा गया कि जो कोलन क्लासिफिकेशन का अगर पूछा जाए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, कोलन क्लासिफिकेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो इसको 3 भागों में। ठीक है, 3 भाग वो कौन कौन से, यानी 3 प्रकार पूछे जाए। 3 प्रकार, 3 प्रकार कौन कौन से थे, तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का 1 से लेकर, यानी फर्स्ट से लेकर 3 तक हमारे कितने एडिशन थे, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा राइटली यानी अपरिवर्तित पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति, राइटली फेस्टेड स्कीम। ठीक है, राइटली फेस्टेड स्कीम, यानी क्वेश्चन आ जाए कि डीडीसी जो कोलन क्लासिफिकेशन है, इसका जो अपरिवर्तित पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति है उसको कहाँ तक, तो 1 से लेकर तीसरे एडिशन तक उसको कितने, तो उसका पहला क्या था, पहला आ जाए 1933, 1939, 1950, यानी फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन, ये क्या थे? ठीक है, अपरिवर्तित पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक, अब देखिए दूसरा पूछा जाएगा, दूसरा कौन सा प्रकार है, तो वो आता है, देखिए जो एनालिटिकल सिंथेटिक ऑलमोस्ट फ्रीली अगर पूछा जाए कि एनालिटिकल सिंथेटिक किसमें आता है, तो फेस्टेड जो हमारी ऑलमोस्ट यानी हमारी लगभग पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति किसमें आती है, तो हमारा जो उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक हमारी कोलन क्लासिफिकेशन की जो स्कीम थी वो कितने भागों में थी, तो 4 से लेकर 6 तक वो क्या थी, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। क्या थी? ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड यानी लगभग पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति। अब देखिए ये कहां तक थी, तो 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, 4 से लेकर 6 तक, यानी 1950 से 1963 तक। ठीक है, 1950 से लेकर 1963, यानी 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63, यानी 33, 39, 50 यहां तक हो गया, 52, 60, 63। ठीक है, अब देखिए ये किसमें थी, तो 4 से लेकर 6 तक और 1950 यहाँ पर लिख दीजिए, 1950, 52, 60, 63। अब देखिए इसका लास्ट वाला क्या था, यानी थर्ड, यानी जो 7वां एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का, जो 7वां एडिशन था, 7वां एडिशन किसने दिया था, तो जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये 7वां एडिशन क्या बोला जाता है, इसको अधूरा बोला जाता है, और दूसरा क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको फ्री, ठीक है, उसको फ्री फेस्टेड स्कीम बोला जाएगा, उसको फुली फ्री। ठीक है, फुली फ्री फेस्टेड स्कीम, ये क्या होती है, पूर्णतः पश्चात्मक। ठीक, अब देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन था उसका पूछा जाए कि जो कोलन क्लासिफिकेशन को जो हमारी फुली फ्रीली फेस्टेड क्लासिफिकेशन 1963 से 1987, से 87। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 7वां एडिशन पूछा जाए तो वो क्या है, फुली फ्री फेस्टेड स्कीम। अगर देखिए पहले से 1 से लेकर 4 तक जो हमारे एडिशन, सॉरी 1 से लेकर 3 तक तो हमारे क्या थे, अपवर्ती पश्चात्मक यानी राइटली फेस्टेड स्कीम। उसके बाद हमारे 4 से लेकर 6 तक, ठीक है, जो हमारा रिवाइज एडिशन विद 63 वाला है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम।
उसके बाद हमारा जो लास्ट में आता है 7th उसको क्या बोलेंगे, फुली फ्री फेस्टेड स्कीम। फुली फ्री फेस्टेड स्कीम कब आती है, तो 1987 में, जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात। अब देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कि इस पद्धति में जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के शिष्य थे, 3 शिष्य थे, उनका नाम क्या था, एक तो थे हमारे नील मेघन थे, उनका नाम क्या था, दूसरा का नाम क्या था, सीतारमन, और तीसरे का नाम क्या था, गोपीनाथ। ये 3 शिष्य थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिन्होंने जो डीडी कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन था वो दिया था। ठीक है, अब जैसे यूडीसी का पूछ गया कि यूडीसी डीडीसी है, तो जिसे डीडीसी का हमने बता ही दिया, तो डीडीसी कब प्रकाशित हुआ, 1876 में। ठीक है, एससी कौन देने वाले थे, तो एससी 1906 में किसने दी, हमें किसने दी थी, जेडी ब्राउन ने दी थी, जेडी ब्राउन। ठीक है, ऐसे जहां जहां से क्वेश्चन जितना हो सके रिपीट करना रहता है तो ज्यादा बेस्ट रहता है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि यूडीसी, सीसी, डीडीसी, एससी, इनको मिलान करना है। जो कोलन क्लासिफिकेशन है या डीडीसी है, हमारी जो पद्धतियां हैं, इनका क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सी पद्धति कब आई। ठीक है, डीडीसी कब आई, सीसी कब आई, हमारी सॉरी यूडीसी कब आई, सीसी, डीडीसी, सीसी। तो यूडीसी कब आई थी, तो हमारी 1905 में, यानी 1905 में फर्स्ट। एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक का 2 हो जाएगा, तो देखिए इसमें एक का 2 खाली एक ही आंसर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दीजिए, सीसी क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन कब हुई थी, 1933 में। यूडीसी कब, जो डीडीसी है कब हुई थी, 1876 में। जो एससी है वो किसमें, 1906 में। ठीक है, ये क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज मैंने जो भी क्वेश्चन देखिए, हमने थ्योरी के जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने जो मैराथन ले रखी ना प्रैक्टिकल की, जो मेरी थ्योरी थी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो मैंने करा दी है। अब ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी से जो भी क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारी लाइब्रेरी 2nd ग्रेड या लाइब्रेरी 3rd ग्रेड या नेट, या जहां से भी क्वेश्चन हमारे डीपली में बनते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इसी टॉपिक में। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं अभी जो भी क्वेश्चन